नमस्कार और स्वागत है अगस्त 2025 के मैक्रो और मार्केट रैपअप संस्करण में, जहां हम पिछले महीने की घटनाओं का जायजा लेते हैं। व्यापार वार्ताएं इन दिनों चर्चा में हैं। अमेरिका और अन्य देशों के बीच कई व्यापार समझौते हुए हैं। सबसे पहले यूके था, उसके बाद वियतनाम और इंडोनेशिया। हाल ही में जापान, यूरोपीय संघ और फिलीपींस ने भी व्यापार समझौते किए हैं। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। साथ ही एक अनिर्दिष्ट दंड भी लगाया, जहां टैरिफ भारत द्वारा लगाए गए व्यापारिक अवरोधों से जुड़ा है। वहीं दंड भारत के रूस के साथ चल रहे रक्षा और ऊर्जा संबंधों से संबंधित है। रिकॉर्डिंग के समय इस दंड के स्वरूप और मात्रा को लेकर विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं है। घोषणा से पहले बाजार में यह उम्मीद थी कि भारत पर लगने वाला टैरिफ वियतनाम की तुलना में 6 से 7% कम होगा। यह घोषणा उस आम धारणा के विपरीत है कि भारत अमेरिका के साथ अपेक्षाकृत अनुकूल स्थिति में था। ऐसा लगता है कि अमेरिकी प्रशासन अपने अधिकांश व्यापार समझौतों में कड़ी सौदेबाजी कर रहा है। वे देश जो निर्यात पर अत्यधिक निर्भर हैं, जैसे कि एशियाई देश, या जो अमेरिकी रक्षा समर्थन पर निर्भर हैं, जैसे कि कोरिया और यूरोपीय संघ के कुछ हिस्से, उन्हें असमान रूप से अधिक रियायतें देनी पड़ी हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में हुए यूरोपीय संघ के समझौते में अमेरिकी आयात पर 0 शुल्क, जबकि यूरोपीय संघ के सामानों पर 15% शुल्क। फ्रांस ने इस समझौते की आलोचना की है। एशियाई देशों के लिए ऐसी स्थिति। दूसरी ओर जापान ने अमेरिका में $550 अरब निवेश करने का वादा किया है। हमें यकीन नहीं है कि ये समझौते अंतिम संतुलन होंगे। इसके अलावा ये समझौते उस अर्थ में नहीं है क्योंकि इनमें कानूनी समर्थन की कमी है। ये सिर्फ एक आशय पत्र है। यहाँ तक कि भारत के लिए भी 25% शुल्क कोई स्थायी निर्णय नहीं है। यह एक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। भारत को सावधानी से चलना होगा और अपनी प्रतिक्रियाओं को तौलना होगा। किसी भी प्रतिशोधी कार्रवाई से सेवाओं के निर्यात पर भी खतरा आ सकता है। अब तक भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को खोलने के खिलाफ मजबूती से अपनी स्थिति बनाए रखी है, जो दोनों देशों के बीच एक बड़ा विवाद का मुद्दा रहा है। भारतीय सरकार की संवाद जारी रखने की प्रतिबद्धता से यह संकेत मिलता है कि वह मौजूदा शुल्कों को अंतिम निर्णय के बजाय एक शुरुआती कदम के रूप में देखती है। शुल्क की घोषणा के पीछे एक अप्रत्यक्ष मांग यह भी थी कि भारत रूस से तेल आयात में कटौती करे। 2024 में भारत ने लगभग 190 अरब अमेरिकी डॉलर का तेल आयात किया, जिसमें से रूस ने लगभग 29% आपूर्ति की। रूसी कच्चे तेल पर छूट का अनुमान 4 से 5 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल है। सीधे प्रभाव के तौर पर भारत अभी भी मध्य पूर्व से तेल खरीदने की ओर लौट सकता है, जैसा कि वह कोविड-19 से पहले के दिनों में करता था। लेकिन अगर चीन और भारत जैसी दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को रूसी कच्चे तेल से दूर जाने के लिए मजबूर किया गया, तो इससे वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हमें देखना होगा कि ये दबाव की रणनीतियां कैसे सामने आती हैं। अब दूसरे आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं। 2025 में अब तक हमारे 23% सामान अमेरिका को भेजे गए हैं। इसलिए अमेरिका हमारे सामान निर्यात में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत की वृद्धि उम्मीदों से कम रही है। अगर टैरिफ मौजूदा रूप में बना रहता है, तो भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 26 में 6% तक या शायद उससे भी कम गिरने का खतरा है। लेकिन इस सब में बड़ी तस्वीर यह है कि जहां एक और वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य लगातार बहुध्रुवीय होता जा रहा है, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक बुनियादी बातें अब भी अमेरिका के इर्द गिर्द ही केंद्रित हैं। अमेरिका अब भी भारी चालू खाता घाटा चलाता है,
जो चीन और यूरोपीय संघ के संयुक्त अधिशेष से मेल खाता है। इस असंतुलन को ठीक होना ही होगा। अमेरिकी टैरिफ का असर यह हो सकता है कि अमेरिकी व्यापार घाटा सिमट जाए, खासकर कमजोर डॉलर और ऊंची ब्याज दरों के बीच। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक अपमुद्रास्फीतिक झटका देगा। साथ ही चीन द्वारा डंपिंग करने से व्यापार, विकास और कमाई हर जगह, भारत सहित, प्रभावित होगी। इससे बाजारों में अस्थिरता बनी रहेगी। आगे चलकर और अधिक वैश्विक मौद्रिक ढील की संभावना है। भले ही नए व्यापार समझौते किए जाएं, जिनमें से कई प्रतीकात्मक हो सकते हैं, वास्तविक नहीं। यह मानना उचित है कि अमेरिका के बाहर के देश अपने व्यापार और निवेश संबंधों में विविधता लाने की कोशिश करेंगे। यह बदलाव अमेरिका के बाहर व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर सकता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण चुनौती अभी भी बनी हुई है। अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से दुनिया के अतिरिक्त उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित किया है और वह अंतिम विकल्प के रूप में वैश्विक उपभोक्ता की भूमिका निभाता रहा है। अगर अमेरिका से मजबूत मांग नहीं आती है, तो वैश्विक व्यापार की मात्रा लंबे समय तक सुस्त रह सकती है, जब तक कि चीन या यूरोपीय संघ घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए पर्याप्त राजकोषीय प्रोत्साहन नहीं देते। अमेरिकी विशिष्टता के अंत की घोषणा करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि आर्थिक, तकनीकी, संस्थागत और भूराजनीतिक क्षेत्रों में उसकी महत्वपूर्ण बढ़त बनी हुई है। फिर भी यह स्पष्ट है कि अमेरिका को वैश्विक निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए और मजबूत आर्थिक प्रदर्शन करना होगा। बाजार पहले ही अमेरिकी शेयरों और अमेरिकी डॉलर पर लगाए गए प्रीमियम पर सवाल उठाने लगा है। अल्पकालिक रूप में अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापार समझौते डॉलर को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि इससे अनिश्चितता कम होगी और निवेशकों का विश्वास कुछ हद तक बहाल होगा। कुछ पूंजी वापस अमेरिकी बाजारों में आ सकती है। हालांकि दीर्घकाल में इन व्यापार समझौतों का डॉलर पर प्रभाव सीमित हो सकता है। अगर चालू खाते के घाटे में कोई महत्वपूर्ण कमी आती है, खासकर अगर इसका परिणाम यह होता है कि वैश्विक लेनदेन कम मात्रा में अमेरिकी डॉलर में निपटाए जाते हैं, तो इससे मुद्रा पर दबाव पड़ सकता है। अगर डॉलर कमजोर होता है, तो सस्ते गैर अमेरिकी संपत्ति बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। दूसरी ओर, यूरोप अपनी लंबे समय से चली आ रही वित्तीय सख्ती को समाप्त कर रहा है, जिसमें जर्मनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बाजार बारीकी से देखेगा कि क्या यूरोपीय संघ में ढीली वित्तीय नीति, चीन और अमेरिका प्रमुख साझेदारों के साथ कठिन माहौल घरेलू विकास को बढ़ावा दे सकती है। इसी महीने भारत ने आखिरकार यूके के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। यह समझौता धीरे धीरे टैरिफ में कटौती का वादा करता है, जैसे कि यूके वाहनों पर आयात शुल्क कम करना और शराब पर शुल्क 150% से घटाकर 10 वर्षों में 40% करना। भारतीय वस्त्र, रत्न और फर्नीचर पर यूके के टैरिफ समाप्त होंगे। इससे एमएसएमई को लाभ होगा। भारत के निर्यात का 45% हिस्सा रखते हैं। एफटीए को अभी भी यूके की संसद की मंजूरी का इंतजार है। फिलहाल किसी को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी या अगले 6 से 12 महीनों में व्यापार में तेजी आएगी, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़ा, रत्न और आभूषण के निर्यातक इस समझौते से लाभ की उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय आर्थिक गतिविधि में स्पष्ट मंदी के संकेत दिख रहे हैं, जो ऊर्जा मांग, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, कर संग्रह, मौद्रिक समष्टि और कॉरपोरेट आय जैसे उच्चावृत्ति संकेतकों में परिलक्षित हो रहे हैं। आरबीआई द्वारा पहले ही व्यापक तरलता समर्थन दिए जाने के कारण उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय बैंक अगस्त में होने वाली आगामी नीति बैठक में दरों को यथावत रखेगा। हालांकि अमेरिका में महंगाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन एशिया के अधिकांश हिस्से में डिसइंफ्लेशन की स्थिति है, जिसका एक कारण चीन का गैर अमेरिकी बाजारों में बढ़ता निर्यात भी है। इनमें से कुछ वस्तुएं अमेरिका में पुनः निर्यात के लिए भेजी जाती हैं, जबकि अन्य एशिया की घरेलू खपत की पूर्ति करती हैं, जिससे इस क्षेत्र में भारत सहित महंगाई में गिरावट का दबाव बन रहा है। ऐसे में
मौद्रिक सहजता का चक्र मजबूत होता दिख रहा है। हम इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 50 आधार अंकों की कटौती की संभावना से इनकार नहीं करेंगे। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रतिकूल घटनाक्रम भी भारत में दरों में कटौती के पक्ष में एक और कारण जोड़ता है। इस वर्ष अब तक भारतीय 10 वर्षीय जीसेक ने स्थानीय निफ्टी रिटर्न या MSCI इंडिया इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। जुलाई में निफ्टी 2.9% गिरा, MSCI 2.7% गिरा, जबकि अमेरिकी S&P यूरोपीय कई अन्य एशियाई बाजारों में तेजी रही। स्मॉल कैप मिड कैप BSI 500 में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई। अधिकांश सेक्टरों ने हेल्थ केयर, FMCG जैसे डिफेंसिव्स को छोड़कर नकारात्मक रिटर्न दिए। भारतीय इक्विटी का ऊंचा मूल्यांकन मुनाफे में गिरावट खरीदार विक्रेता प्रवृत्तियों को उलट रही है। हाल ही में इक्विटी की आपूर्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें प्रमोटर, प्राइवेट इक्विटी निवेशक और प्राइमरी इश्यू भी बिक्री में योगदान दे रहे हैं। जुलाई में FII प्रवाह निराशाजनक रहे। विदेशी निवेशकों के बीच भारत की आकर्षण कम बनी हुई है, क्योंकि ऊंचे वैल्यूएशन प्रीमियम के बीच कमजोर कमाई का सीजन चल रहा है। हम वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के नतीजों के सीजन के बीच में हैं और नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे हैं। कंपनियां भर्ती में ढीमापन आने की बात कर रही हैं। बैंकों ने NIM मार्जिन में मामूली गिरावट और परिसंपत्ति गुणवत्ता को लेकर कुछ चिंता देखी है। इंडस्ट्रियल्स ने मजबूती दिखाई, जबकि IT और बैंकिंग कमजोर रहे। जैसे जैसे अगले हफ्तों में नतीजों का सीजन जारी रहेगा, सेक्टोरल डाइवर्जेंस सेंटीमेंट को परिभाषित करेगा। हमारी एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क भारतीय इक्विटीज पर न्यूट्रल है। कुल मिलाकर हमारा मानना है कि बाजार की चाल अब और संतुलित रहेगी और यहां से बहुत हद तक स्टॉक विशिष्ट हो जाएगी, जबकि माहौल अभी भी बॉटम अप अवसरों के लिए अनुकूल है। भारत में सरकारी बॉन्ड यील्ड्स लगभग स्थिर रहीं। 10 वर्षीय जीसेक लगभग 635 से 638 के स्तर पर ट्रेड कर रही है। पिछले कुछ महीनों में यील्ड कर्व में मामूली तेजी आई है। महीने के दौरान कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में तेजी रही। नीति दर का ट्रांसमिशन, खासकर लोन मार्केट में जून में RBI की नीति कार्रवाइयों का मुख्य उद्देश्य था। RBI ने सिस्टम को कड़े से ढीले मौद्रिक हालात में ट्रांजिशन किया है। वर्तमान में बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी घोषित कंफर्ट रेंज यानी NDTL के 1% से ऊपर बनी हुई है। इससे RBI ने अतिरिक्त लिक्विडिटी को सोखने और ओवरनाइट रेट को ऑपरेटिंग बैंड तथा रेपो रेट के करीब लाने के लिए कई VRR कार्रवाइयां की हैं। हालांकि हाल के हफ्तों में बाजार यील्ड्स स्थिर हो गई है, लेकिन इनके एक दायरे में रहने की उम्मीद है, जिसमें कोई स्पष्ट गिरावट की दिशा नहीं दिख रही है। दरसकारात्मक घरेलू दृष्टिकोण से मिलने वाले समर्थन, जैसे कि लक्षित मुद्रास्फीति से कम और अनुमानित वृद्धि से कमजोर दृष्टिकोण तथा तरलता अधिशेष को नकारात्मक बाह्य दर परिवेश के साथ साथ चक्र में अब तक बाजार दर संचरण और टर्मिनल दर प्रत्याशा के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में लघु अवधि उच्च श्रेणी बांड उच्चतर उपार्जन प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। हालांकि हम आगामी महीने में अवधि के अवसरों से इनकार नहीं करते हैं। इस महीने के लिए विदा ले रही हूं। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।